दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद पायल। गाइस, आज की वीडियो जो है वो किसी चैप्टर को पढ़ाने के ऊपर नहीं है। आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। यहाँ मैं आपको लॉ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी और हर एक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करने हैं वो सारी चीजें बताऊंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही टॉपिक करके जाना है। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, बिल्कुल नहीं है ये मतलब कि आपको बस यही करना है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये सिंपल ये बताएंगे कि ये जो मैंने टॉपिक्स नीचे लिखे हैं ना, ये सारे जो टॉपिक्स आपको बताऊंगी कौन कौन से सेक्शन या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब बस ये है कि कहीं आप ये टॉपिक्स छोड़कर तो नहीं जा रहे हो, तो मतलब ये आपको करने जरूरी है। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं लॉ में एबीसी प्रायोरिटीज क्या है। आपने यहाँ नोटिस करा होगा मैंने प्रायोरिटीज वर्ड लिखा है, कैटेगरी नहीं लिखा। एक वीडियो और मैंने May 22 एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो डाली थी, तो वहां पर भी मैंने आपको एबीसी प्रायोरिटीज ही बताई थी, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्रायोरिटीज बताई थी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर मैं प्रायोरिटीज वर्ड क्यों बोलती हूँ, जब मैं कैटेगरी बोलती हूँ तो आप क्या करते हो, ए और बी को पढ़ लेते हो और सी को छोड़ देते हो। इसीलिए क्या है, मैंने यहाँ प्रायोरिटीज बोली है। इसका मतलब है आपको पहले ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, देन आपको बी प्रायोरिटीज पर ये रखना है कि फिर ये वाले कंप्लीट करने के बाद फिर आप सी पर मूव करोगे, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए प्रायोरिटीज में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहले बात आती है डायरेक्टर की। ये चीज तो वैसे भी आपको अब तक पता चल गई होगी कि डायरेक्टर चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको कोई भी टीचर, आपने चाहे कहीं से भी क्लास लिया या सेल्फ स्टडी किया या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, ठीक है, तो वहां पर कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आप डायरेक्टर को स्किप कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि डायरेक्टर चैप्टर जो है वो 25 से 30 मार्क्स आपके कवर करता है। ठीक है, और ये हमारे फाइनल लेवल पर काफी ज्यादा मार्क्स हो जाते हैं, 25 से 30 मार्क्स। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि डायरेक्टर चैप्टर जो है वो काफी ईजी चैप्टर है। इस डायरेक्टर चैप्टर में मेनली हमारे 3 चैप्टर कवर होंगे। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, फिर है बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर, फिर है हमारा अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। ये तीनों ही चैप्टर हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव, डेस्क्रिप्टिव, सब तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये बात करते हैं अगर आपने इनकी क्लासेस नहीं ली है। ठीक है, अगर आपने इनकी क्लासेस नहीं ली है, मैंने हर एक चैप्टर का 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे के बीच में एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। नोट्स देखोगे ना, वो आपके लिए वाकई हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा लंबे लेक्चर्स भी मैंने नहीं बनाए, आराम से 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप सारे कवर कर लोगे। ठीक है, तो आपने अगर नहीं करा है तो आप वहां से कर सकते हो, लेकिन ये आपको चैप्टर छोड़ने बिल्कुल नहीं है। फिर इसके बाद हमारा फॉर्मूला, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि टॉपिक कम है। ठीक है, काफी टॉपिक्स कम है और इसमें से 6 से 8 मार्क्स तक का पेपर कवर होता है। तो आपको ये चैप्टर भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, वहां से कवर कर सकते हो। पूरा चैप्टर मैंने स्टडी मटेरियल से कवर करा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है वो सारे हाईलाइट करे हैं। ठीक है, तो वहां से आराम से कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद आईबीसी आपको वेरिएबल आईबीसी आपको अच्छे से पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 से 10 मार्क्स तक का पेपर आता है। ठीक है, अगर नहीं किया इसका भी वीडियो है तो आराम से कर सकते हो। फकरा, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली आप 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये चैप्टर बहुत ईजी भी है करना। ठीक है, इसके बाद है हमारा सेबी एंड सेबी लोडर। ठीक है, तो सेबी लोडर में आपको पता ही है काफी सारे अमेंडमेंट्स आए थे, तो मैंने इसीलिए सेबी लोडर की एक स्पेसिफिक वीडियो आपको बनाकर दिया और अराउंड आई थिंक आपकी 30 to 40 मिनट्स की वीडियो है। ठीक है, तो सेबी लोडर और सेबी जो है टोटल मिलाकर 8 to 10 मार्क्स आप यहाँ से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, इतना आता है यहाँ से। ठीक है, और जब से सकरा हटाए ना, सिक्योरिटीज वाला जो चैप्टर था, ठीक है, तो जब से वो हटाए ना, तब से ही हमारा सेबी एंड सेबी लोडर काफी इंपॉर्टेंट भी बन गया है। तो ये आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ये भी आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फॉरेन कंपनीज। ठीक है, फॉरेन कंपनी आपको पता है इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 4 मार्क्स तक का से आपका पेपर बनता है फॉरेन कंपनी से। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे बी कैटेगरी में मैंने जो रखा है, बी प्रायोरिटीज में जो मैंने रखा है वो है हमारा फेमा। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि फेमा बी प्रायोरिटीज है, मैंने ये वैसे तो देखा जाए तो ये हमारा ए प्रायोरिटीज में होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ बी में क्यों रखा है, क्योंकि ये हमारा बहुत वास्ट है। फेमा हमारा वास्ट होने की वजह से अगर आप इसमें घुसोगे ना तो घुसते ही चले जाओगे। इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है, मैं आपको फेमा में बताऊंगी क्या क्या चीजें करनी है, बस आप वो कर लेना। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट रहेगा वो। ठीक है, फेमा में आपको 6 to 8 मार्क्स तक का यहाँ पर भी पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे ये 3 चैप्टर। मैं हमेशा इनको एक साथ करने के लिए बोलूंगी आपको, ये तीनों चैप्टर एक साथ उठाइए, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर, और एक क्वेश्चन इनमें से जरूर बनता है। सबसे पहले हमारा चैप्टर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, फिर है हमारा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, फिर है हमारा प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। टोटल मिलाकर देखो तो 8 से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इस पर क्या क्या चीजें कवर करनी है वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद हमारा रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपको करना है, 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है और छोटा सा चैप्टर है तो इसे भी करना है। फिर इसके हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, यहाँ पर भी आप 4 मार्क्स तक का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद गाइज हम आ जाते हैं सी प्रायोरिटीज पर। सी प्रायोरिटीज में बात करेंगे, ऐसा नहीं है ये छोड़नी है, बहुत छोटी छोटी सी है और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी, तो आप करके जाइए, क्यों छोड़ना। क्योंकि लॉ में देखो वैसे भी आप जितना भी लिख लो, कितना भी लिख लो, पूरे मार्क्स तो मिलते नहीं है, तो फिर छोड़ने की और आप सोचोगे तो वो और भी गलत चीज हो जानी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी, वो सब आप कवर कर लेना बस। ठीक है, सी प्रायोरिटीज में देखेंगे रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज, 4 मार्क्स तक का आ जाता है। एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी 1 से 2 मार्क्स तक का यहाँ पर भी
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर देन गाइस वाइंडिंग अप, ठीक है, वाइंडिंग अप बहुत वास्ट चैप्टर है, मैथ है, लेकिन इसमें क्या है जो भी इस चैप्टर के अंदर काफी जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो मैं आपको बता दूंगी, बस आप वो कवर कर लेना। सी प्रायोरिटीज में तो मैं आपको बोलूंगी बस आप क्वेश्चन बैंक देखिए, जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना उन पर फोकस रखिए, ठीक है। वाइंडिंग अप में आप 3 से 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तो इसमें भी 2 मार्क्स तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा मिसलेनियस प्रोविजन, मिसलेनियस में काफी सारे सेक्शंस मैं आपको बताऊंगी, काफी सारे क्या थोड़े बहुत सेक्शन है वो कवर कर लेना, 4 मार्क्स तक का यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आप ए और बी प्रायोरिटीज भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, मतलब इसके क्वेश्चंस वगैरह पे कमांड ले आते हैं, तो आप एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगी सी प्रायोरिटीज में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रही हूँ बस वो आप देख लेना, या फिर आप क्या क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन आप देख लेना, तो आपका हो जाएगा उससे, ठीक है। तो अब गाइस नंबर 1 बाय 1 देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले डायरेक्टर के चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। डायरेक्टर में जो हमारे 3 चैप्टर्स थे उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये मुझे बहुत ही प्यारे चैप्टर्स लगते हैं और बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, तो ये आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्टर में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड जो पॉइंट था, ठीक है, जो चैप्टर था उसमें हमारे कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 149 जो कि आपको पता है हमारा बेसिकली डायरेक्टर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इन सब चीजों के बारे में बात करी है। तो आपको इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, इन चीजों पे फोकस करना है, और वुमेन डायरेक्टर का एक बस एप्लीकेबिलिटी बताया गया वो देखना है, ठीक है। और वैकेशन हो जाता है तो किस तरीके से कितने टाइम के अंदर अपॉइंट करना है, इन दोनों को वो देख लेना है, ठीक है। तो 149 आप जरूर देखोगे। फिर इसके बाद हमारा 151, इसमें हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से रिलेटेड है। आप देखोगे 151 में हमारा बेसिकली बात है, हमारी 2 चीजें मेन है इसमें। अगर आप 151 देखोगे ना, 2 चीज मेन है। एक हमारी एप्लीकेबिलिटी, कहाँ का एप्लीकेबल होता है, मैंने आपको बताया था 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर और द 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, ऐसा कुछ क्राइटेरिया था ना, ठीक है। तो वो आप एप्लीकेबिलिटी देख लेना और टेन्योर देख लेना। टेन्योर इसका 3 इयर्स था और कूलिंग ऑफ भी 3 इयर्स था, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है इसमें। फिर इसके बाद आता है हमारा 152, हमारा रोटेशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड था। आपको लिमिट याद रखनी है, 2/3 किया था रोटेशनल था, 1/3 जो है हमारे परमानेंट थे, ठीक है, वो आप याद रखोगे। फिर हमारा 161 जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर, उनका अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, उनका ऑथराइजेशन कैसा है, क्या ऑथराइजेशन किसके थ्रू मिला हुआ है, ठीक है, टेन्योर क्या रहेगा, वो डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर मैंने एक सिंपल चार्ट में आपको कवर कराया है। कहो तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये मैंने आपको इस चार्ट में पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स कवर करा दिया, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है, बस एक छोटू से चार्ट के अंदर सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ये आपको नोट्स चाहिए, मैं आपको एक बार और चीज बता देती हूँ, अगर ये सारे जो मैं आपको नोट्स सिखाऊंगी ये आपको नोट्स चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके लिंक आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप नोट्स वहां से ले लीजिए, बहुत ही ईजी नोट्स है, इतना मैं एश्योर कर सकती हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है नोट्स से। अगर आपने नहीं करा है इनसे तो आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपके पास सेल्फ नोट्स है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से पढ़िए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 164 जो कि मेनली हमारे डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात करेंगे। और मैंने आपको पढ़ाते टाइम एक चीज और बताई थी कि 164 और 167 आप हमेशा एक साथ याद रखिए। अगर 164 में अगर आपका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो आपको उस केस में वैकेशन करना पड़ेगा ऑफिस को, ठीक है। 167 में आप काफी सारे क्राइटेरिया देखेंगे ऑफिस वैकेट करने के, और 164 में आप डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो यही सब है यहाँ पर। 164 हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड था, जिसको मैंने याद करने के लिए आपको एक कोड बताया था। यहाँ तक तो UIO से कवर हो जाएगा, फिर एक कोड का पॉइंट है, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा समराइज इसलिए कर रही हूँ कि आपको थोड़े से पॉइंट्स भी रिकॉल हो जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। फिर एक कोर्ट ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट था, ठीक है। कॉल अगर मोर देन 6 मंथ्स तक अगर आपकी नहीं मिली है फॉर शेयर्स, जो भी आपने शेयर्स अलोन या जॉइंटली होल्ड करे हुए हैं, तो उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन और डिन अगर आपने ऑब्टेन नहीं कराया तो उस केस में भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये बेसिकली 164 में सबसेक्शन 1 था और एक हमारा सबसेक्शन 2 था, ठीक है। ये हमारे दोनों आपको जरूर याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आपको छोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद आप सेक्शन 167, मैंने आपको बोला था ना 164 और 167 एक साथ करना है, ठीक है। इसमें भी मैंने कुछ क्राइटेरिया बताए हुए हैं, यहाँ पर मैंने क्या बताए हुए हैं, ये हमारे लॉ में लिखे हुए हैं, वही सब मैंने आपको यहाँ समझाए हुए हैं, तो वो आपको ये सब याद रखने हैं, गाइस। इसके बाद आ जाइए आप सेक्शन 168 जो कि हमारा रेजिग्नेशन से रिलेटेड है, फिर 169 जो कि हमारा रिमूवल से रिलेटेड है। ये सेक्शन अगर आप मेरे से पूछे याद करने हैं तो मैं बोलूंगी कुछ सेक्शन इसमें से लर्न कर लो, क्योंकि देखो लर्न करना इतना हार्ड भी नहीं है। देखो 164 और 167 को एक साथ रिलेट कर सकते हो कि डिस्क्वालीफाई हुआ तो ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। 168 जो है रेजिग्नेशन और 169 रिमूवल, ये एक दूसरे से रिलेट हो गए। ये रेजिग्नेशन का बस इतना सा पार्ट में मैंने आपका पूरा कवर करा दिया, ठीक है। रेजिग्नेशन आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और देन हमारा 169 रिमूवल, ठीक है। रिमूवल भी आपका यहाँ चार्ट से आराम से कवर हो जाएगा, बस इतने में ये आपका रिमूवल का पॉइंट भी कवर है, ठीक है। तो डायरेक्टर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको साथ के साथ नोट से भी रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर, ठीक है। तो सेक्शन 173 ये रहा हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो मैंने बॉक्स आपको बनाया है ना, ये बॉक्स आप जरूर देख लेना कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने टाइम के अंदर कर लेनी है, मैक्सिमम गैप कितना रखना है। कुछ सेक्शन कुछ यहाँ कंपनीज दी हुई है, उनको कुछ स्पेसिफिक एग्जामिशन है, वो एग्जामिशन क्या है, मतलब उनको मिनिमम कितनी 2 बोर्ड मीटिंग से भी काम चल जाएगा, जबकि यहाँ पर मिनिमम
4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ रही थी, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। 173 में आप बस ये याद रख लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक आपको ये नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग वाला पॉइंट, ये वाला भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। पेनल्टी बस एक है, सिंपल, ये याद रख लेना, 25,000 की बस एक पेनल्टी है, ठीक है। 173 के अंदर ये वाला चीज आपको याद रखनी है। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में ये नहीं कहूंगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बना, लेकिन अगर आपका ये छोटे से बॉक्स से कवर हो जा रहा है तो आपको ये छोड़ना भी क्यों है, ठीक है। तो 175 भी यहाँ कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको ये सेक्शन 174 जरूर याद रखना है, क्वारम से रिलेटेड है। आपको मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 2 लिमिट्स जो है, ठीक है। तो मतलब ये क्या था हमारा, तो वैसे क्वारम कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और 2 डायरेक्टर जो भी हायर है वो हमारा क्वारम होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी जो छोटी छोटी कंपनी थी ना, उनको कुछ अलग से क्राइटेरिया बताया गया था। वहां क्या था, 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 8 डायरेक्टर, विच एवर इज लोअर। लेकिन इसमें क्या प्रोवाइडेड क्वारम मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो क्वारम का आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ इंटरेस्टेड डायरेक्टर का भी पॉइंट याद रख लोगे। ये चीजें जो बताई हुई है ये भी दिमाग में रख लेना। क्वारम अगर प्रेजेंट नहीं है बोर्ड मीटिंग, क्या होगा, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है वैसे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो एडजॉर्न हो जाएगी टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस पर, ठीक है। तो ये जस्ट आपको 174 सेक्शन जो है याद रखना है। 176 छोटू सा है, देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। वैलिडिटी ऑफ एक्ट बताना है अगर ऑफ द डायरेक्टर इफ अपॉइंटमेंट इज डिफेक्टिव और डिस्क्वालीफाइड, तो 176 हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो सेक्शन 177 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर 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 करना है, ठीक है। ऑडिट कमेटी, इसमें मेनली क्या आपको एप्लीकेबिलिटी याद रखना है। एप्लीकेबिलिटी सेम ऐसी है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की थी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में आपने जो एप्लीकेबिलिटी देखा था ना, वही सेम ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। तो ये याद रख लोगे। इसके मैंने फंक्शन सारे साइड में ये लिख दिए, ये फंक्शंस दिमाग में रख लेने हैं आपको, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको गाइस सेक्शन 180 जरूर देखना है। 180 बेसिकली रिलेटेड है रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ द बोर्ड। मतलब इसमें क्या है, बोर्ड के पास पावर जो भी है उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई है। मतलब यहाँ टोटल हमारे 4 केसेस दिए हैं, वहां पर क्या है आपको मेंबर का अप्रूवल लेना जरूरी है बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। ये जो रेस्ट्रिक्शन थी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज पर लगती थी। यहाँ जो भी 4 केसेस गिवन है उन पे आपको बोर्ड रिजोल्यूशन के साथ साथ स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। तो गाइस क्या क्या 4 केसेस थे एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट है सेल लीज डिस्पोज ऑफ सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अगर आप सब्सटेंशियली डिस्पोज ऑफ कर रहे हो या फिर लीज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो कंपनी की अंडरटेकिंग को, तो उस केस में आपको मेंबर की अप्रूवल जरूरी हो जाती है। अमलगमेशन के केस में अगर आपने कोई कंपनसेशन रिसीव करा है और वो इन्वेस्ट कर दिया इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, तो वहां पर आपकी मेंबर अप्रूवल इतनी जरूरत नहीं है, आपका बोर्ड रिजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। लेकिन आप अगर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इन द अदर सिक्योरिटीज, तो उस केस में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड केस जो था वो यहाँ पर था बोरोइंग से रिलेटेड। बोरोइंग में आपको क्या याद रखना है, आपको ये बेसिकली याद रखना है पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम, तीनों का टोटल करना। अगर अमाउंट जो आता है वो हायर है, ठीक है, अमाउंट जो आता है वो ज्यादा है किससे, एक्जिस्टिंग बोरोइंग से और प्रपोज्ड बोरोइंग से, तो उस केस में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर हायर नहीं है मतलब बराबर है या उससे कम है, तो उस केस में बोर्ड रिजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। टेम्परेरी लोन को बताया गया है, वो देख लेना। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट 4 जो केस था इसमें ये था अगर आप रेमिट एक्सटेंड वेव ऑफ कर रहे हो डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर, तो उस केस में भी आपको मेंबर अप्रूवल लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद 181, 182, 183 बेसिकली कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। मुश्किल से मैंने वीडियो में 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये पूरा कवर कराया है। आप नोट से भी आराम से समझ जाओगे, तो इसको देख लेना। इसमें से कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 184 पर इंटरेस्टेड डायरेक्टर जरूर करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर देखना है, ठीक है। 184 की ये कॉन्ट्रावेंशन भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए 184 के बाद आपको देखना है 185 लोन टू डायरेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी आप देखेंगे, ये भी आपको याद रखना है, लोन टू डायरेक्टर। इसके बाद आ जाइए 185 के बाद 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली आप ये वाला पॉइंट जरूर दिमाग में रख लेना। इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, तीनों का टोटल करोगे और उसका 60% निकालना है, और एक आप निकालोगे फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल करके उसका 100%, उनमें से जो भी हायर है, ठीक है। बता इसको याद करने का मैंने एक तरीका और बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। फ्री आपको ये कैसे याद रखना है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, इन तीनों का टोटल करोगे तो 60%। लेकिन यहाँ क्या है, हमारी 2 ही चीज ली गई है, तो इसलिए परसेंटेज को बढ़ा दिया 60 से 100%, जिससे कि बैलेंस हो जाए। यहाँ 3 चीज थी तो 60% था, ठीक है, और यहाँ क्या है 2 चीज थी, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमें परसेंटेज को बढ़ाना पड़ा, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे। यहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ये दोनों जो है वो कॉमन ये अप्रूवल है, यानी यूनानिमस रिजोल्यूशन और अप्रूवल ऑफ पीएफआई और डिस्क्लोजर, उसमें पर्पस बताने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वो दोनों ही केसेस में बताने पड़ेंगे। मतलब हायर है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन मैंडेटरी हो जाता है, अगर हायर नहीं है तो उस केस में क्या है, ये अप्रूवल तो जब भी लगेंगी, राइट। जिन लोगों ने रिवाइज करा हुआ है वो आराम से मेरे पॉइंट्स को कैच कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से ना कोई रिवीजन लेक्चर है, ना ही कोई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसमें बस आपको यही सेक्शन देखने हैं, राइट। ठीक है। तो गाइज इसके बाद आप देख लेना सेक्शन 188 रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बेसिकली ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि मैंने इसमें काफी कुछ कवर कर दिया है। ये जो बॉक्स सा बनाया है ना ये वाला साइड में, ये जरूर दिमाग में रख लेना, ठीक है। इसको बाद आपको याद रखना है इसमें रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन जिसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर है, ठीक है। यहाँ टोटल 6 ट्रांजेक्शन बताई हुई है जिनमें हमारे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद फिर इसके बाद आपको ये तीनों ही पॉइंट देखना है। कुल मिलाकर 188 को कोशिश करिए कि पूरा ही याद कर सको, ठीक है। 188 के बाद आप इसका एक इसमें
188 के बाद एक चीज और देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक ये सेक्शन 192 जो कि हमारा रिलेटेड है रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर। ठीक है, ये वाला पॉइंट देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है इस पर। ठीक है, तो 192 भी आपको कवर करना है। तो गाइस ये हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया है, बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या क्या पॉइंट्स है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सेक्शन 173 जो कि हमारे बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड थे, जो मैंने बॉक्स में बताए थे कि आपको मिनिमम बोर्ड मीटिंग कितनी करनी है और मैक्सिमम गैप वगैरह कितना रखना है, वो चीज है। सेक्शन 174 क्वारम से रिलेटेड था, वो जरूर याद करना। 175 रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, एक क्वेश्चन बनाया अभी पिछले 1-2 अटेम्प्ट के अंदर ही। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना है। सेक्शन 177 जो कि ऑडिट कमेटी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखना है। 180 जो कि हमारे रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ द बोर्ड, जहां स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायरमेंट थी, 4 केसेस दिए हुए थे, वो करना है। 185 जो कि लोन टू डायरेक्टर से रिलेटेड है। 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी एंड 188 जो कि हमारा रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, आपको ये देखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर। अब इसके बाद आ जाइए अपॉइंटमेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मैनेजरल पर्सनल। ठीक है, तो इसको भी मैं नोट से ही एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो गाइस इसमें हमारे टोटल जो सेक्शन है वो सेक्शन 196 to 205, ये हमारे टोटल 10 सेक्शंस कवर है, जिसमें आपको सेक्शन 196 जरूर देखना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली अपॉइंटमेंट की बात करी है, जो हमारे मैनेजर पर्सन है लाइक एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, इनका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात है कि ये एक एट द सेम टाइम एमडी और मैनेजर कंपनी के अंदर नहीं हो सकते। टेन्योर में तो आपको कुछ याद देना है ना, तो आप 5 ईयर से ही लिख देना। बस एक केस याद रख लेना, स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर के केस में क्या था, हमारा टेन्योर जो था वो 3 ईयर्स था, वहाँ कूलिंग ऑफ भी 3 ईयर्स था। ठीक है, तो आप टेन्योर याद रखेंगे। फिर एक एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको क्वेश्चन बैंक में भी देखोगे, काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसमें एक एडिशनल एलिजिबल कंडीशन और है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, बस ये 4 तक याद रख लेते हैं, एडिशनल को नहीं देखते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रख लिया, ये बेसिकली हमारे शेड्यूल 5 से ली हुई है। ठीक है, अब इसके बाद प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर का आपको मेनली क्या याद रखना है, मेनली तो वही प्रोसीजर है, कुछ हार्ड इसमें है नहीं। बोर्ड मीटिंग होती है, फिर हमारी जनरल मीटिंग होगी, उसमें और रेजोल्यूशन वगैरह पास करा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज है ना, वो 3rd पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट याद रखना है। इसमें बेसिकली याद क्या रखना है, आपको फॉर्म नेम याद होने चाहिए। ठीक है, MR1 किस चीज के लिए था, MR2 किस चीज के लिए था, और दोनों को कितने टाइम के अंदर फाइल करना है। ये वीडियो के अंदर मैंने लर्न करने का भी बहुत ईजी तरीका से बताया था। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये चीजें याद होंगी, लेकिन आपको बस इस सेक्शन के अंदर आपको ये 2 चीज ज्यादा फोकस में रखनी है। ठीक है, MR1 किस चीज के लिए और MR2 किस चीज के लिए। ठीक है, सेक्शन 197 तो मैं बोलूंगी खाना भूल जाना है, लेकिन इसको याद करना मत भूलना। सेक्शन 197 पर अच्छे खासे क्वेश्चन में देखने को होंगे क्वेश्चन बैंक में इस टॉपिक के ऊपर, लाइक कि कितने मैक्सिमम परसेंटेज आप रेमिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको 197 में मैं कोई सेलेक्टिव नहीं बताऊंगी कि आपको यही करना है, आप कोशिश करिए 197 को पूरा करने की। ठीक है, सारे ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर टाइम कम है तो आप डिस्क्लोजर को पार्ट को छोड़ सकते हैं, बाकी आपको सारा कवर करना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा 198 जो कि हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड है। देखिए वैसे तो ये लर्न करना ही बड़ा टिपिकल सा है, और दूसरी बात क्या है, इस पे क्वेश्चन खास है भी नहीं, तो इस पे क्वेश्चन बनते भी नहीं देख रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, चाहो तो, अगर टाइम नहीं है तो स्किप करना। बाकी मैंने वीडियो में तो इसको लर्न करना आपको बताया ही, आप वैसे कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 202 जो कि बात करेगा कंपनसेशन फॉर लॉस और रिटायरमेंट ऑफ द ऑफिस। इसमें मेनली आपको ये केसेस याद रखने हैं। टोटल 6 केसेस दिए हुए हैं, नो कंपनसेशन कि कब कंपनसेशन आप नहीं दोगे, कौन कौन से केसेस में कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको 6 केसेस दिमाग में अच्छे से रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 203 जो कि पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो केएमपी से रिलेटेड सारे प्रोविजन इसके अंदर बताए हुए हैं, आपको ये पूरा करना है। मैंने काफी समराइज वे में यहाँ पर बताया हुआ है। एक यहाँ पर यूनानिमस रेजोल्यूशन, जो डायरेक्टर चैप्टर में पूरा जहां पर भी यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होना है ना, वो मैंने इस बॉक्स के अंदर कवर कर दिया है, तो ये बॉक्स याद करना, देखना मत भूलना। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद जो है आपको याद रखना है शेड्यूल 5 पर आ जाइए। राइट, ठीक है, शेड्यूल 5 पूरा मैंने एक पेज के अंदर कवर कराया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर नहीं कराया तो यहाँ से कर सकते हैं, लास्ट के 10 मिनट सुन लेना वीडियो को, आपका आराम से हो जाएगा। राइट, तो इसमें आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है शेड्यूल 5 में, इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो बता देती हूँ। एक तो है ये एडिशनल एलिजिबल कंडीशन, जो मैंने एलिजिबिलिटी के अंदर बताए थे ना कि आप 4 ही पॉइंट्स याद रखते हो, आगे के याद नहीं रखते, वो वहां से ही पूरा कॉपी पेस्ट उठाया है। एक तो ये चीज दिमाग में रख लेना, ये आपको वहां पर भी काम करेगा, और एक यहाँ पर भी है, तो आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, और दूसरा हमारा पार्ट 2 के अंदर सेक्शन 2 देख लेना अच्छे से। ठीक है, सेक्शन 2 बेसिकली बात करता है कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, तो कंपनी उस केस में कैसे रेम्युनरेशन देगी। यहाँ पर आपको ये क्या क्या याद रखना है, इसमें क्या है, अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल ये है तो आप कितना रेम्युनरेशन दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप ये वाली चीजें याद कर लीजिए, और ये वाला जो है ना वो डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपके सारे ही केसेस में ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको लर्न करना ये इजी है। इफेक्टिव कैपिटल याद रख लेना, मैक्सिमम रेम्युनरेशन अमाउंट याद रख लेना, और दूसरी बात कि कंप्यूट कैसे करेंगे इफेक्टिव कैपिटल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या है, ये जो मैंने ये वाला पार्ट बताया ना सेक्शन 2, इसमें क्वेश्चन बैंक में काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आरटीपी में भी क्वेश्चन है, तो ये पार्ट जरूर कवर कर लेना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मैंने आपको कवर करा दिया कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर के अंदर भी। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर कवर कर देती हूँ, एक बार फिर से यहाँ बता देती हूँ। सेक्शन 196 जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था वो आपको करना है। 197 जो मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन परसेंटेज वगैरह दी हुई थी वो जरूर करना है। सेक्शन 202 जो कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस या रिटायरमेंट ऑफ ऑफिस, टोटल 6 केसेस थे, मैक्सिमम रेम्युनरेशन भी बताया गया था वहाँ पर। ठीक है, तो वो सारी चीजें करनी है। 203 जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी से रिलेटेड पूरा सेक्शन करना है। ये 203 और आपका 197 आपको पूरे करने हैं। शेड्यूल 5 के अंदर पार्ट 1 कवर कर लेना, जो एलिजिबिलिटी की एडिशनल कंडीशन थी वो, और पार्ट 2 के अंदर सेक्शन 2 जो कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट में कैसे रेम्युनरेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 3 भी।
अब इसके बाद आ जाइए चैप्टर 4 जो कि हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी छोटा सा चैप्टर है, इसको आराम से कवर कर सकते हो और इजी भी है। एक क्वेश्चन आप देखोगे ना फॉर्मूला के अंदर रिपीटेटिव आते हैं, यानी जो आपके क्वेश्चन बैंक में ना सीधा सीधा वही क्वेश्चन बनकर आते हैं, ठीक है। लॉ में तो आप वैसे भी देखोगे ना न्यू क्वेश्चन फ्रेम ही कम होते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन बैंक को, रिवीजन को जल्दी से जल्दी खत्म करने के बाद क्वेश्चन बैंक पर फोकस करिए, राइट, ठीक है। तो फॉर्मूला में देख लीजिए, सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट में ज्यादा डेफिनेशन में दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर देख लेना मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन जो कि हमारी सेक्शन 3 आपको यहाँ 2 सेक्शन लर्न करने में, आपको पहले बता दूं सेक्शन 3 नंबर, सेक्शन नंबर याद करने के लिए बोल रही हूँ मैं, ये नहीं कहती लॉ में सारे सेक्शन लर्न करो, लेकिन जहां क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं तो आप उसको लर्न कर लो ना, क्योंकि थोड़े बहुत सेक्शन भी आप अगर एग्जाम में कोट करोगे तो उससे इंप्रेशन अच्छा बनता है, राइट, ठीक है। तो सेक्शन 3 आपको याद रखना है, एक सेक्शन 4 याद रखना है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से रट लेना, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में कोई भी क्वेश्चन पूछा हो उसमें हर एक में आंसर में मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन जरूर लिखी होती है, तो आप क्या लिखोगे, एज पर सेक्शन 3 ऑफ द फॉर्मूला एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी डेफिनेशन लिख दोगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आपको याद रखनी है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, फिर पेमेंट सिस्टम और फिर शेड्यूल ऑफेंसेस। शेड्यूल ऑफेंसेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से देखना है। फिर इसके बाद आ जाइए 3 स्टेजेस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में क्या था, इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट, लेयरिंग, तो यही सब चीज थी, ठीक है। तो वो तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। फिर सेक्शन 4 पनिशमेंट, बहुत छोटा सा सेक्शन है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है प्रोविजन, फिर है इसके बाद प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट का पॉइंट आपको याद रखना है, मैक्सिमम 180 डेज के लिए आप प्रोविजनल अटैच कर सकते हो, ठीक है, वो याद रखोगे। सेक्शन 11A और 12 जो कि हमारा बेसिकली रिपोर्टिंग एंटिटी से रिलेटेड है, 11A अभी न्यू इंसर्ट हुआ है, तो आप ये दोनों सेक्शन अच्छे से करोगे, राइट। फिर इसके बाद आ जाइए अपीलेट अथॉरिटी। अपील के बारे में तो आपको पता होगा, मैंने सारे चैप्टर्स के अपील जो है वो 2-2, 3-3 पेजेस के अंदर कवर है, वो मैंने छोटे से एक चार्ट सा बना के आपको कवर कराया है, ठीक है। तो अपील प्रोविजन आप वहां से रेफर कर लेना। फिर इसके बाद आ जाइए स्पेशल कोड जो कि हमारा सेक्शन 45 है, राइट, ये करना है आपको जरूरी, और ये इसमें क्या है, ये हमारे कई चैप्टर में भी देखने को मिल जाता है, तो इसको आप जरूर कर लेना, राइट। डिसीजन बाय मेजोरिटी आपको देखना है सेक्शन 38। फिर है हमारा वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारा सेक्शन 9, ठीक है। तो फॉर्मूला के अंदर आपको ये जरूर करने हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, आप आराम से कर लोगे। फिर इसके बाद आ जाइए चैप्टर IBC। इसमें मेनली सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है CIRP और PPIRP, ठीक है। CIRP का आपको पता ही होगा, मैंने एक छोटे से चार्ट से पूरा कवर कराया है, वो आपको एक बार दिखा देती हूँ। यस, ये है हमारा चार्ट, ठीक है। तो CIRP यहाँ पर पूरी प्रोसेस इसमें मैंने कवर करा रखी है, इसमें पूरा आपका यहाँ तक में CIRP कवर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो CIRP का आपको ये चार्ट देख लेना है, इसमें CIRP के जो हमारे स्टडी मटेरियल में खूब 15-20 पेजेस में जो दिया है ना, वो मैंने सारा यहाँ पर जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो पूरा मैंने यहाँ पर कवर करा लिया, आपका आराम से हो जाएगा। और इसको कवर करने से पता है फायदा क्या, PPIRP जो आप कवर करोगे ना, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ CIRP जैसा सेम है, ठीक है। तो एक बार ये चार्ट जो है इसका प्रिंट निकलवा के अपना वॉल पे चिपका लेना, उसको लर्न कर लेना, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो मैं फिर से बता देती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ये सारे नोट्स डाले हुए हैं, तो आप वहां से ले सकते हो, राइट, ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, अब आ जाइए PPIRP मैंने बता दिया सारा कुछ CIRP जैसा ही है, कुछ जो चेंजेस हैं वो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, तो वो नोट्स में आप साथ के साथ देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा लिक्विडेशन प्रोसेस आपको इसमें याद रखना है, इसका मेनली प्रायोरिटी ऑर्डर, मतलब लिक्विडेशन के टाइम पे किस किस तरीके से प्रायोरिटी में पेमेंट करना है, वो चीजें जरूर दिमाग में रख लेना। फिर COC के अंदर आप कंपोजिशन, जो ICAI ने एक चार्ट सा बनाया है ना कंपोजिशन का, तो वो देख लेना आप। COC में मेनली कंपोजिशन पे क्वेश्चन बनता है, तो वो आप देख लेना। फिर फास्ट ट्रैक प्रोसेस बहुत छोटा सेक्शन है, छोटा सा क्या है, देखो नॉर्मल जो हमारी प्रोसेस होती है ना इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, ठीक है, उसमें हमारा कितना टाइम लगता है, उसमें हमारा टाइम लगता है 180 डेज और एक्सटेंशन कर सकते हैं बाय 90 डेज। और फास्ट ट्रैक प्रोसेस जस्ट आधा होता है, इसका हाफ कर दो, यानी कि नॉर्मल में अगर आपका 180 डेज लगता है तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस में आपका 90 डेज लगता है, और नॉर्मल में अगर एक्सटेंशन आप बाय 90 डेज से कर सकते हो तो फास्ट ट्रैक में आप मैक्सिमम एक्सटेंशन बाय 45 डेज से कर सकते हो, जस्ट हाफ कर देना है, बस यही है फास्ट ट्रैक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। छोटा सेक्शन है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद आ जाइए मोरेटोरियम पीरियड में, मोरेटोरियम पीरियड के अंदर मेनली क्या बताया कि कौन कौन से एक्ट हमारे प्रोहिबिटेड है, मतलब क्या क्या एक्ट आप नहीं कर सकते मोरेटोरियम पीरियड के दौरान, जो हमारा काम एनवायरमेंट इंपोज हो जाता है ना, उसमें क्या क्या एक्ट नहीं कर सकते हो, ये आपको देखना है। फिर आ जाइए सेक्शन 11 जो कि बात करेगा पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन टू इनिशिएट CIRP, कौन कौन एंटाइटल नहीं है। और एक दूसरा सेक्शन जो है वो पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, कौन कौन रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। और एक ये चीज एलिजिबिलिटी टू बी अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है। सेम कुछ कुछ वैसे ही एलिजिबिलिटी है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होती है, ठीक है। तो वही कुछ है, आप यहाँ पर इसको भी लर्न कर लोगे, ठीक है। तो देखो IBC काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम जब कुछ सेलेक्टिव चीजें पढ़ते हैं ना और हमारे क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस में होता है तो हमें कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो IBC के अंदर आपको ये चीजें कवर कर लेनी है। फिर इसके बाद आ जाइए फकरा क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कोशिश करिए पूरा कवर करने की, और लैंग्वेज भी इसकी काफी ईजी है, ठीक है। तो अब इसमें 5 मार्क्स तक का आप क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, मैं इसके अंदर बता देती हूँ वैसे क्या क्या चीज जो है जो आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं है। मेनली है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता क्या है। फिर हमारा पर्सन हु कांट एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कौन कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ कुछ पर्सन बताए हुए हैं वो आपको याद रखना है, कौन कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का पॉइंट याद रखना है। सेक्शन 70 जो कि हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड है वो याद रखना है। फॉरेन हॉस्पिटलिटी का पॉइंट याद रखना है, कौन कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकता फॉरेन हॉस्पिटलिटी, वो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फकरा आप देख लोगे। फिर इसके बाद आ जाइए सेबी एंड सेबी लॉटर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि
जो देखो इससे पहले हमारा क्या होता था, एक सकरा नाम का चैप्टर था सिक्योरिटीज वाला, जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट समथिंग था, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो जब से क्या है ये चैप्टर और इंपॉर्टेंट बन गया है, तो आपको ये अच्छे से करना है। और सेबी लोडर के अंदर काफी अमेंडमेंट्स आए हैं, आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए मैंने क्या है इसकी फुल फ्लैज एक वीडियो बनाकर डाल दी, और ज्यादा नहीं 30 to 40 मिनट्स के अंदर वो पूरी वीडियो आप कवर कर सकते हो। अगर नहीं करिए तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी। और उसके नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स है, नोट्स आपको सीधे वहाँ से मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से, राइट, ठीक है। तो सेबी लोडर आप वहाँ से कर देना। सेबी का जो है, सेबी में आप कोशिश करना पूरा क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने की, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आपको इस पे कमांड लानी है, ठीक है। तो सेबी पर आप क्या है क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कीजिए। सेबी लोडर का पूरा मैंने समराइज, सेबी लोडर का पूरा मैंने वीडियो मैंने डाल ही दिया, तो कुल मिलाकर आपको ये फुल चैप्टर ही कवर करना है, ठीक है। सेबी लोडर में चलो मैं एक कोशिश करती हूँ कि सेबी लोडर के अंदर जो जो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको स्पेशली बता दूं, ठीक है। इसमें आप इसमें आप मेनली एप्लीकेबिलिटी याद रख लेना। एप्लीकेबिलिटी के अंदर हमारे ये दो मेनली अमेंडमेंट्स आए थे, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, अभी न्यू ऐड हुआ है, यहाँ ये कटने के बाद इसकी जगह ये आया और यहाँ पर भी चेंजेस आए हैं। तो ये हमारा एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ज्यादा कुछ याद नहीं कर पाओ तो ये दो पॉइंट्स तो आराम से याद रख लेना, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी आपको याद रखनी है दिमाग में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है रेगुलेशन 17, ठीक है। देखो गाइस रेगुलेशन 17 जो है वो काफी लोगों को हार्ड लगता है। तो हार्ड क्यों लगता है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ क्या है, लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या लिमिट थी, कितना परसेंटेज। इसी वजह से मैंने ये वीडियो में काफी अच्छे से आपको लर्न कराने की भी कोशिश करी थी। आई होप आपको ये चीजें समझ भी आ गई होंगी। ये आपको जरूर याद रखनी है, इसमें काफी चेंजेस हैं, काफी अमेंडेड पार्ट्स हैं। और दूसरी बात ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही जगह से पिक करे जाते हैं। गाइस इसके बाद हमारा रेगुलेशन 24, ये आपको जरूर करना है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये मैंने काफी टाइम देकर आपको समझाया था, आई होप आपको ये अभी तक लर्न होगा, ठीक है। तो सेक्शन जो हमारा रेगुलेशन 24 है ये आपको नहीं छोड़ना है। रेगुलेशन 26 भी देख लेना, बहुत छोटू सा रेगुलेशन है, बस इतना सा है, आपका आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं हमारा क्या है, यहाँ पर ऑडिट कमेटी के बारे में बताया है। एज पर सेबी लोडर क्या प्रोविजंस रहेंगे एंड एज पर सेक्शन 177 क्या रहेगा ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये क्या डायरेक्टर चैप्टर के अंदर आपने देखा था सेक्शन 177 इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से करने से क्या कंपेरिजन, एक पहली बात तो देखो आपको पता ही होगा जब हम कोई भी चीज कंपैरेटिव फॉर्म में करते हैं तो वो हम अच्छे टाइम लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ से ये भी कवर हो रहा है, सेबी लोडर वाला पॉइंट भी कवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांस है, तो आपको ये जरूर देखना है। फिर इसके बाद आ जाइए समरी ऑफ ऑल कमेटीज, यहाँ पर सारी कमेटीज के बारे में समराइज फॉर्म में बताया हुआ है, तो आराम से याद हो जाएगा। यहाँ से ऑडिट कमेटी हो गया, एनआरसी हो गया, स्टेक होल्डर कमेटी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हो गया, चारों कमेटी कवर हो जाएंगी, ठीक है। डायरेक्टर चैप्टर में भी थी, यहाँ सेबी लोडर में है, तो सारा एक बार में ही आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। फिर एक जो चीज है, ये वाली चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ये आपको जरूर याद रखना है कि क्वार्टरली कंप्लायंसेस जो है, ठीक है, कितने कितने डेज के अंदर आपको करने हैं, ये डेज पर हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कितने डेज के अंदर कवर करना है। तो ठीक है, तो इसको मैंने वीडियो में काफी अच्छे से समझाया था कैसे लर्न करना है, तो ये चीजें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए समरी ऑफ प्रायर इंटीमेशंस टू द आरएससी, ठीक है, ये भी एक तरीके से इसी का ही पार्ट है, क्वार्टरली कंप्लायंसेस और प्रायर इंटीमेशन टू आरएससी, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो बस इतना ही है, आपको इसमें सिविल ऑर्डर के अंदर ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए फॉरेन कंपनीज चैप्टर पे, ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के नाम से भी यही चैप्टर, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी बेसिकली इसको बोलते हैं। इसमें हमारे गाइस क्या क्या टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें फॉरेन कंपनी डेफिनेशन याद रखनी है, फॉरेन कंपनी होती क्या है, ठीक है, ये डेफिनेशन आपको जरूर याद रखनी है। इसके अंदर हमारा वर्ड आएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो उसको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड को अलग से डिफाइन करा गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो चीज आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद आ जाइए सेक्शन 379 जो कि हमारा क्या है, एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। जो एक्ट है वो फॉरेन कंपनी पर कब कब एप्लीकेबल होगा, ठीक है, किस केस में, यहाँ कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिए होते हैं कि इतनी परसेंटेज अगर होल्डिंग तो उस तरीके से, ठीक है। सेक्शन 379 आपको याद रखना है। फिर 380 याद रखना है। 380 बेसिकली डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल, फॉरेन कंपनीज को क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फाइल करने पड़ेंगे आरओसी के पास, वो चीज देख लेना। 381 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, 387 जो कि है हमारा डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, 389 जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड 390 एंड 392 छोटे छोटे सेक्शन है, आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेन कंपनीज आपका कवर हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद आ जाइए हमारा इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ जो ये 3 चैप्टर है ना, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ठीक है। तो ये तीनों कोशिश करिए एक साथ एक बार में कवर करने की, इसको मान के चलना हमेशा कि एक चैप्टर है, तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है कि मैंने ये 3 चैप्टर कवर कर लिए एक ही बार में, राइट। तो इसमें क्या है, हमारे कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो भी बता देती हूँ। ये इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन में से ये तो आपको पता है एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, तो मैं टॉपिक्स बता देती हूँ। 209 जो कि सर्च एंड सीजर से रिलेटेड है, ये जरूर याद रखना है। 210 जो कि हमारा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, 212 पावर ऑफ एसएफआईओ के बारे में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं उनकी क्या पावर है टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, वो बारे में बताया गया। 213 जो है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों ही जो है वो ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन किस किस के पास, मतलब क्या क्या पावर है, ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, एसएफआईओ की और ट्रिब्यूनल, तीनों के बारे में यहाँ कवर हो गया। अब इसके बाद आ जाइए इन्वेस्टिगेटिंग ओनरशिप ऑफ कंपनी, मुश्किल से 3 से 4 लाइन का सेक्शन है, आराम से हो जाएगा। 218 जो है टेम्पररी प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसके बाद आ जाइए 221 जो कि हमारी फ्रीजिंग ऑफ एसेट ऑफ कंपनी और 222 रेस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटी। तो इन दोनों ही सेक्शन में क्या है 3 से 4 लाइन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो भी आराम से हो जाएंगे, 221 और 222 आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन।
इसके अंदर हमारे कौन कौन से सेक्शन है वो देख लेते हैं। 230 जो कि हमारा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, 232 जो हमारे मर्जर एंड अमलगमेशन, 233 जो है वो फास्ट ट्रैक मर्जर, ठीक है। मर्जर में हमारा कुछ लोग चाहते हैं फास्ट ट्रैक, मतलब कम टाइम के अंदर कैसे किस तरीके से मर्जर कर लें, इसमें कुछ एप्लीकेबिलिटी और प्रोविजन बताए हैं तो वो याद रखने हैं, ठीक है। 234 जो मर्जर विद फॉरेन कंपनी से रिलेटेड प्रोविजन है, 236 माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, ठीक है, और 238 जो है सर्कुलर रजिस्टर्ड विद ROC, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको देखने हैं इस सेक्शन, इस चैप्टर के अंदर, राइट। अब इसके बाद आ जाइए प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसमें हमारे मेनली 241 टू 246 इतने ही सेक्शन है और इसमें सारे ही सेक्शन ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आपको कौन से सेक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, राइट। सबसे पहले 241 और 244 दोनों एक साथ करोगे। 241 जो है वो एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, मतलब किस किस ग्राउंड्स पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और 244 जो है एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर टू अप्लाई। 244 में हमारे मेंबर्स की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ परसेंटेज दिए हैं, क्योंकि ये परसेंटेज इतना होल्ड किया हुआ है तो वो पर्सन जो है एलिजिबल हो जाएगा एप्लीकेशन करने के लिए। दोनों पॉइंट्स एक साथ देख लोगे। फिर आ जाइए इसके बाद 242 जो कि हमारी पावर ऑफ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, 243 इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट क्या रहेगा, 245 जो क्लास एक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए रजिस्टर्ड वैल्यूअर में आपको कुछ नहीं, बस सेक्शन 247 याद रखना है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर छोटा सा चैप्टर है, इसमें 247 याद रख लेना। इसके बाद आ जाइए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। इसमें मैंने ये जो टॉपिक्स बताए ना बस ये देख लेना, ठीक है। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट की लैंग्वेज जो है बहुत ईजी लैंग्वेज है, तो आप इसमें आराम से कर लोगे। सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मतलब इसमें आपने देखा था रिटेन में होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको कुछ रिक्वायरमेंट से हुए वो आपको दिमाग में रखना है। टाइप ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड क्या क्या है वो याद, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है ये याद रखना है। ग्राउंड्स अंडर विच आर्बिट्रल अवार्ड में भी चैलेंज वो याद रखना है। इंस्टेंसेस एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ द बायसनेस, डिफरेंस ऑफ मेडिशन एंड कॉन्सिलेशन, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में वो याद रखना है। रेजिग्नेशन बाय आर्बिट्रेटर से रिलेटेड प्रोविजन बहुत छोटा सा है वो याद रखना है। सेटलमेंट एग्रीमेंट और ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, ये तीनों जो है बहुत छोटे छोटे से हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। आ जाइए फेमा पर, जिससे सब लोग बहुत प्यार करते हैं। अरे कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, बस आप ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश मत करो। देखो चैप्टर बहुत वास्ट है, ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो चैप्टर बुरा लगना लगेगा, ठीक है। बस ऊपर ऊपर से जो चैप्टर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बस उनको कवर कर लो। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो वहां से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी कौन सा 100 में से 100 लाने वाले हो क्या, बहुत अच्छी बात है अगर लाने वाले हो तो, ठीक है। लेकिन आपको अभी जितना चीजें कवर कर सकते हो उन चीजों पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो फेमा के अंदर मैं बता देती हूँ क्या क्या पार्ट्स आपको कवर करने हैं। डेफिनेशन पार्ट में आपको किस किस की डेफिनेशन देखनी है, बस 3 डेफिनेशन पर मेन फोकस रखना। PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ये 3 डेफिनेशन जो है आपको याद रखनी है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ये 3 शेड्यूल दिए हुए हैं, वो आपको अच्छे से देखना है। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन जो चिट फंड वगैरह की दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो सब आपको दिमाग में रखने हैं। यहाँ मैंने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को लर्न करने के लिए, ये शेड्यूल को लर्न करने के लिए मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया था। हर एक शेड्यूल में स्टोरी बनाकर बताई थी, आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये तो है हमारा फेमा का अपील प्रोविजंस, ठीक है। तो पूरी की पूरी जितनी भी अपील दिए हुए थे 4-5 पेजों के अंदर मैंने एक छोटे से बॉक्स के अंदर पूरा कवर कर दिया, ये आपको जरूर देखना है, ठीक है। और ये शेड्यूल 1 के बारे में मैंने पूरी स्टोरी बनाकर आपको बताई थी कि कैसे कैसे लर्न करना है। शेड्यूल 1 हो गया। शेड्यूल 2 के बारे में ये वाली स्टोरी बनाई थी कि पूरी की पूरी कैसे ये सारे पॉइंट्स 9 के 9 आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। और एक हमारा ये था हमारा शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर ये बॉक्सेस जो हैं ये आपको परसेंटेज याद रखनी है, ठीक है। आपको सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है, उसमें ये लगाकर देखोगे, अगर से ज्यादा होता है तो आपको फिर पता है कि आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है शेड्यूल 1, 2, 3 के अंदर, ठीक है। तो स्टोरी से आई होप आपको अभी तक रिटेन होंगी, इसीलिए मैं स्टोरी बनाती हूँ कि आपको थोड़ी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो जाए, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो तो रिटेन हो ही जाए, ठीक है। तो हमारा ये कवर हो चुका है। अब इसके बाद आइए सेक्शन 7 जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, वो आपको एक्सपोर्ट पॉइंट्स याद रखने हैं और टाइम लिमिट जो है इसके अंदर वो भी याद रखनी है। इंपोर्ट में हमारी मेनली टाइम लिमिट्स आपको याद रखनी है। पेनल्टी इसमें काफी सारी दी हुई है। पेपर 60 के स्टूडेंट हो तो बुक रहेगी, पेनल्टी का पूरा एक साथ दिया हुआ है, वहां से रेफर कर लोगे। लेकिन अगर आप इसमें हो पेपर 4 में तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी सारी पेनल्टीज पे फोकस करो, क्योंकि पेनल्टीज बहुत ज्यादा है लॉ के अंदर, तो आप मेनली सेक्शन 13 को कवर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद क्या है अपील प्रोविजंस, मैंने अभी आपको बताया था एक छोटे से बॉक्स में मैंने कवर कराया, वो वाला देख लेना। ODI और ECB, ठीक है, ये काफी बड़ा है आई नो, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या है पढ़ाते टाइम भी हाईलाइटिंग कराई है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो कर लेना, ठीक है। और बाकी दूसरी चीज अगर वो भी आपको ज्यादा लग रही है तो इसके अंदर मैं बता देती हूँ ODI और ECB के अंदर आपको मेनली क्या रखना है। ECB के अंदर जो हमारा स्टडी मैट में जो हमारा इसमें बना हुआ है ना बॉक्स के अंदर इंडेक्स फॉर्म में जो बना हुआ है, ठीक है, तो वो आपको याद रखने लाए जो हमारे बॉक्स में दी हुई है सारी चीजें। और दूसरी बात ODI
और ईसीबी में आप याद रखोगे जो परसेंटेज है, टाइम लिमिट है, ठीक है, और जो हमारे अमाउंट में रुपीज में डॉलर जहां जहां आ रहे हैं ना, वो चीजें आप दिमाग में फोकस रख लेना बस, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट वाला पॉइंट है, ठीक है, वो सब चीजें थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ओडीआई ईसीबी में इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव करो, क्वेश्चन बैंक है उसमें क्वेश्चन है तो उसमें प्रैक्टिस करो। फेमा में एक बात बोलूं, अगर आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर जा रहे हो ना तो आपको वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फेमा में क्वेश्चन बैंक से ही हमेशा क्वेश्चन रिपीट, फेमा में क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन रिपीट होते देखे हैं, ठीक है, अभी तक। आपको इसके बाद याद रखना है पीरियड फॉर सरेंडर ऑफ द रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो भी हमने फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज करा है कितने टाइम के अंदर सरेंडर करना है। फिर इसके बाद एग्जामिशन फ्रॉम रियलाइजेशन और रिपैट्रिएशन किसको नहीं करने की जरूरत। लिमिट फॉर पोजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, लाइक इसमें याद है कॉइन के अंदर, कॉइन के ऊपर कोई लिमिट नहीं थी तो क्या वो ऐसा कुछ पॉइंट्स था ना, तो वो लिमिट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर फेमा के अंदर आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब इसके बाद आ जाइए रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन कौन से सेक्शन आपको याद रखना है। 248 जो कि हमारा पावर ऑफ आरओसी टू रिमूव नेम, 251 फ्रॉड एप्लीकेशन, 252 अपील टू ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, जो कि हमारे इसमें क्या है, सबसे पहले सेक्शन 420, ठीक है, 420 आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको एपिलेट स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। एपिलेट स्ट्रक्चर में जो भी अपील के रिगार्डिंग जैसे से अपील में जाना है वो मैंने यहाँ पर एक समराइज वे में बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आपको अपील में सबसे पहले आप एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी भी ऑर्डर से आप अग्रीव है तो उस केस में आप एनसीएलएटी के पास जा सकते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर अगर इसके भी ऑर्डर से अगर आप अग्रीव हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो कितने टाइम के अंदर आप जा सकते हो, 45 डेज के अंदर आप एनसीएलएटी के पास जा सकते हो, 60 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिले हो जाता है, ठीक है, अगर एनसीएलटी से अगर यहाँ पर जाने में अगर आपको डिले हो गया है तो उस केस में क्या है, एनसीएलएटी आपको परमिशन दे देगी, एक्सटेंशन दे सकती है बाय मैक्सिमम 45 डेज, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के केस में आपको 60 डेज तक का एक्सटेंशन मिल सकता है अगर आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज है। तो कैसे याद रखोगे, 45 45 60 60, ठीक है। तो इतने टाइम के अंदर आप जा सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक अपीलेट स्ट्रक्चर। अपील को जितना हो सके कोशिश किया करो ऐसे ही छोटा सा एक समराइज बनाने का, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल रहेगा ना तो वो इतना लर्न करना इजी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया करो, आपको लर्न करना आसान रहेगा। उसके बाद आ जाइए वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में सबसे पहले कौन सा सेक्शन देखना है, 271 देख लेना, जो कि सर्कमस्टेंसेस इन विच कंपनी में भी बाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, कौन कौन से केसेस में ट्रिब्यूनल बाउंड अप कर सकता है, ठीक है। 326 जो कि हमारा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट से रिलेटेड है, और 327 जो है प्रेफरेंशियल पेमेंट से रिलेटेड है। ये दोनों आप एक साथ देखोगे। यहाँ पर क्या है, आपको 327 में कुछ प्रेफरेंशियल पेमेंट बताई गई है कि वाइंडिंग अप के केस में कैसे कैसे किस किस को पेमेंट प्रेफरेंस वाइज करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, सेक्शन 326 ने कुछ ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है। मतलब 326 में आपने देखा होगा कि वर्कमैन ड्यूज और सिक्योर्ड क्रेडिटर समथिंग ऐसा कुछ था ना, कि प्रोपोर्शनेट रेशियो में पहले इनको दिया जाता है, फिर जाकर 327 में जैसे जैसे बताया उनको दिया जाता है, ठीक है। तो 326 में जिनको बताया सबसे पहले आप उन्हें दोगे, फिर जाके प्रेफरेंशियल पेमेंट में जो 327 में बताया उस तरीके से पेमेंट होगी, ठीक है। फिर 328 जो कि हमारे फ्लोटिंग प्रेफरेंसेस से रिलेटेड है, फिर 332 जो कि हमारे इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस से रिलेटेड है, 333 डिस्क्लेमर ऑफ ऑनरस प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको ऑनरस प्रॉपर्टी अगर कोई है तो उसके डिस्क्लेमर रिगार्डिंग प्रोविजन है यहाँ पे 348 और 376, ठीक है। आपको ये सारे देखने हैं। इसके बाद कुछ मिसलेनियस गाइस, वाइंडिंग अप में हो सकता है आपको लगे कि बहुत सारे सेक्शन मैंने यहाँ लिखा दिया, लेकिन सारे ही सेक्शन बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, आराम से आपके थोड़े से टाइम में कवर हो जाएंगे, तो फिर क्यों छोड़ना है, इनको भी आप कोशिश करो सारे को करने का, ठीक है। फिर आ जाइए मिसलेनियस प्रोविजंस, ठीक है। इसमें आप कौन कौन से क्वेश्चंस मेनली इसमें आप मेनली ये सेक्शन देख लीजिए, कौन कौन से सेक्शन है। 439, ठीक है, इसमें क्या ऑफेंसेस टू बी कॉग्नाइजेबल, कौन कौन सी ऑफेंसेस कॉग्नाइजेबल मानी जाएगी। 442 जिसमें मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट की बस डेफिनेशन दी हुई है, वो देख लेना। 443 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है, जो हमारे लॉयर्स वगैरह होते हैं ना, उनको अपॉइंट करने की जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो प्रोविजन है यहाँ पर। 455 जो है डोरमेंट कंपनीज की डेफिनेशन दी हुई है, वो आपको देखनी है। डोरमेंट कंपनी के साथ एक्टिव कंपनी की भी डेफिनेशन है, और कुछ प्रोसेसर भी दिए हुए हैं डोरमेंट कंपनी के, वो आपको जरूर देखने हैं, ठीक है। तो 455 आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद 463 जो कि हमारा पावर ऑफ कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ, फिर 447 पेनल्टीज फॉर फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड पेनल्टीज आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है, तो पेनल्टी सारी करो ना करो 447 वाली पेनल्टी आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे कोशिश करी है आपको सारे सिलेक्टिव पोर्शन, सिलेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे बताने की, लेकिन मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि जरूरी नहीं है इन्हीं में से ही पेपर बने, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आपको ये टॉपिक्स जो है वो छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, आपके पास जो ये भी जितने भी टॉपिक्स है, ठीक है, इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ, मैं आपको अभी स्क्रीन रोक कर आपको स्क्रीनशॉट लेवा दूंगी, आप वो स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए और देखिए कि आपने ये सेक्शन जो है, मैंने जो यहाँ इंपॉर्टेंट सेक्शन बताया वो सब आपके हो चुके हैं ना। इससे क्या आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि अगर मेरे ये हो गया ना तो मैं एग्जामिनेशन आराम से टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकती हूँ जो भी है।
आपको मैं स्टार्टिंग से एक बार ये सारी चीजें दिखा दे रही हूँ। जिन लोगों ने नोटिंग नहीं करी है वो अब स्क्रीनशॉट ले लेना, नोटिंग आप आराम से करते रहिएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लेते जाना। यहाँ सबसे पहले है लॉ की एबीसी प्रायोरिटीज बताई हुई है, ठीक है, वो सारी चीजें देख लोगे। फिर इसके बाद आ जाना, ये 3 चैप्टर जो है डायरेक्टर के ये एक साथ कर लेने हैं, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आ जाइएगा, आपको फॉर्मूला आईबीसी एक साथ कर लेना। दोनों आपके पेपर 60 में भी कवर है और 4 में भी है, ठीक है। तो ये दोनों कर लिए। फिर फकरा और सेबी का अलग से चैप्टर अच्छे से हो जाएगा ये आपका। फिर फॉरेन कंपनीज में से भी आपको पता है क्वेश्चन बनता है, ये आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस अभी आप, ठीक है। ये सारे आगे के चैप्टर्स जो है ये तीनों कोशिश करना है एक साथ उठाने का, ठीक है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है और काफी कम टॉपिक्स है इसमें, तो ये आपको एक साथ करने हैं, ठीक है। ये भी हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने। सारे चैप्टर्स जो फेमा में बस जो मैंने आपको सेलेक्टिव बताया ना, कोशिश करो आप ये सब तो एटलीस्ट कवर करके जाओ, ठीक है। बाकी का आपने ये भी हो गया, बस लास्ट आपका यहाँ तक है, ठीक है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देने। इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी मेहनत करी है कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना छूट जाए। क्वेश्चन देखिए जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट करे हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। आपका 1 लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।